सबसे पहले वेरी वार्म वेलकम सर, आप आरपी ऑफिस में तशरीफ़ लाए। लेट मी सर क्लैरिफाई ऑन माय पार्ट एट द आउटसेट, ये कोई लेक्चर नहीं है, दीज आर सबमिशंस बिफोर यूर 2010 और सुपीरियर कोर्ट्स की जजमेंट्स की रोशनी में ये मनी लॉन्ड्रिंग का कॉन्सेप्ट है क्या। सेकेंडली, ये मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो किन किन तरीक़ों से की जाती है, और थर्डली ये मनी लॉन्ड्रिंग को पाकिस्तान के अंदर कौन कौन सी एजेंसी जो हैं इन्वेस्टिगेट करती हैं, और चौथा, अगर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 के तहत पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ही नहीं है तो फिर पुलिस का मनी लॉन्ड्रिंग की प्रिवेंशन, इरेडिकेशन, एलिमिनेशन, डिटेक्शन या इन्वेस्टिगेशन के हवाले से क्या रोल बन सकता है। और 5वें नंबर पर ये जो मनी लॉन्ड्रिंग और प्रेडिकेट ऑफेंसेस, इनका आपस में क्या नेक्सस है। तो सर, अगर सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की तरफ जाएं, एक जनरल डेफिनेशन जो उमूमी तौर पे हम सुनते भी आ रहे हैं, पढ़ते भी आ रहे हैं, एक तो वो डेफिनेशन है, एक लेमैन की डेफिनेशन जिसे हम कह सकते हैं या जनरल पार्लेंस में हम कह सकते हैं, एक इसकी लीगल टेक्निकल डेफिनेशन है। हम दोनों को मद्देनजर रखते हुए मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 और सुपीरियर कोर्ट्स की जजमेंट्स की रोशनी में इसे समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम मनी लॉन्ड्रिंग को जनरल पार्लेंस में बात करें तो डर्टी मनी को या ब्लैक मनी को वाइट करने को हम मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा टेक्निकल हो तो इंटरपोल ने एक बड़ी अच्छी डेफिनेशन इसकी की, वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि एनी एक्ट आर अटेम्प्टेड एक्ट टू कंसील और डिस्गाइज द आइडेंटिटी ऑफ इलीगली ऑब्टेन प्रोसीड्स सो दैट दे अपीयर टू हैव ओरिजिनल फ्रॉम लेजिटिमेट सोर्सेज। यानी आपने एक इलेजिटिमेट और इलीगल वे से एक मनी जो है वो अक्वायर की है, लेकिन आप उसकी रीजन को इस तरह ऑब्सक्योर करते हैं, इस तरह उसको कैमोफ्लेज करते हैं, क्लैंडस्टाइन करते हैं और इस तरीके से उसे प्रेजेंट करते हैं कि वो आपको लीगल मींस और सोर्सेज से हासिल करदा मनी जो है वो दिखाई देना शुरू हो जाती है। अब अगर इस मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेक्शन 3 की तरफ आएँ तो इस सेक्शन 3 के अंदर इसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया गया है, वो मैं आपके सामने रीड आउट करता हूँ। सेक्शन 3 कहता है, ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, अ पर्सन शैल बी गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इफ द पर्सन अक्वायर्स, कन्वर्ट्स, possesses, uses or transfers property knowing or having reason to believe that such property is proceed of crime. Let me emphasize on this word, proceed of crime. This is very material for the understanding of this definition. Secondly, conceals or disguises the true nature, origin, location, disposition, movement or ownership of property knowing or having reason to believe that such property is proceed of crime. Again, proceed of crime. Thirdly, holds or possesses on behalf of any other person any property knowing or having reason to believe that such property is proceeds of crime. हमने देखा कि ये तमाम जो मोडेलिटीज़ हैं या मोड्स, मेथड्स हैं जिनके ज़रिए ये मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है, उसमें जो लफ्ज़ आ रहा है एंड पे वो प्रोसीड ऑफ क्राइम आ रहा है। इसी तरह नंबर 4 पे कहा, पार्टिसिपेट्स इन, एसोसिएट्स, कंस्पायर्स टू कमिट, अटेम्प्ट्स टू कमिट, एड्स, अबेट्स, फैसिलिटेट्स और काउंसल्स द कमीशन ऑफ द एक्ट स्पेसिफाइड इन क्लासेस A, B, C, B एंड C। सर, इस मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर ये कन्वर्जन, ट्रांसफ़र, मूवमेंट, पोजेशन, यूसेज के साथ जो एक पिवटल वर्ड हमारे सामने आया वो आया प्रोसीड ऑफ क्राइम। अब प्रोसीड ऑफ क्राइम को जब हम देखते हैं तो ये इसके डेफिनेशन जो क्लासेस दिए गए हैं उसमें सेक्शन 2 के क्यू के अंदर बताया गया है। कहा, मीन्स एनी प्रॉपर्टी डिराइव्ड ऑब्टेन्ड or indirectly or directly by any person from the
commission of a predicate offense or a foreign serious offense. Again सर एक न्यू वर्ड जो कंप्लीमेंट करेगा फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस डेफिनेशन, वो आ गया प्रेडिकेट ऑफेंस। प्रोसीड ऑफ क्राइम ने कहा कि वो प्रोसीड्स यानी वो प्रॉपर्टी जो कि प्रेडिकेट ऑफेंस की कमीशन के नतीजे में हासिल होती है उसको हम प्रोसीड ऑफ क्राइम कहते हैं। अब प्रेडिकेट ऑफेंस क्या है? मीन्स एन ऑफेंस स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल टू दिस एक्ट। अब जब हम इसका शेड्यूल पढ़ते हैं मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 का, उसके अंदर 98 ऑफेंसेस जो हैं वो पीपीसी के दिए गए हैं और 23 जो स्पेशल एंड लोकल लॉज जो क्रिमिनल के हवाले से हैं वो दिए गए हैं। अब इन टोटलिटी अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो मनी लॉन्ड्रिंग हमारे सामने ये आई कि ये ट्रांसफ़र, कन्वर्जन, पोजेशन, यूसेज ऑफ मनी है और क्राइम प्रोसीड है जो कि प्रेडिकेट ऑफेंस के नतीजे में हासिल होती है। अब प्रेडिकेट ऑफेंस हमने शेड्यूल जो इसका शेड्यूल 1 है उसके अंदर जो 98 ऑफेंसेस पीपीसी के दिए गए और 23 ऑफेंसेस जो हैं वो स्पेशल एंड लोकल लॉज, 23 स्पेशल एंड लोकल लॉज जो दिए गए वो हैं। अब सर जब उसकी लिस्ट मैं जनाब के सामने रखता हूँ, लेकिन उससे पहले एक इसकी फर्दर क्लैरिफिकेशन, एक काजी फाइज ईसा रेफरेंस जो अभी रिसेंटली हमारे सामने आया, उसके अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम जो इपेक्स कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, सुप्रीम कोर्ट, उसने पहली दफ़ा ये जो वेगनेस थी रिगार्डिंग दिस डेफिनेशन उसको क्लैरिफाई किया है। आपको मालूम है कि काजी फाइज ईसा साहब पे जो रेफरेंस के अंदर एलिगेशन लगाए गए थे कि वो 2 थे। मेन एलिगेशन ये था कि काजी फाइज ईसा साहब ने सेक्शन 116 ऑफ टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की वायलेशन की है कि इन्होंने जब अपने जो एसेट्स हैं उनको डिक्लेयर किया है, वहाँ पे अपनी वाइफ और बच्चों के जो एसेट्स हैं उनको डिक्लेयर नहीं किया। ठीक सर। अब जब उनको डिक्लेयर नहीं किया इन्होंने, तो इन्होंने कहा कि ये कंसील किया गया है और चूँकि ये बाहर प्रॉपर्टी थी इंग्लैंड के अंदर, तो ये एलिगेशन की प्रोबेबिलिटी को रूल आउट नहीं किया जा सकता कि ये मनी लॉन्डर होके वहाँ पे गई थी। यानी एक एंसिलरी जो एलिगेशन था वो मनी लॉन्ड्रिंग का था, मेन जो था वो नॉन डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स का था। अब सर जब उस रेफरेंस को सुना लार्जर बेंच ने, तो वहाँ पर उन्होंने पहले, क्योंकि वो एक लंबी डिस्कशन है, हम उसमें नहीं जाते, हम अपने रेलेवेंट जो पोर्शन है उस पे आते हैं। उन्होंने जब इसको डिस्कस किया, मैंने ये जो लिखा है उसके अंदर उसका रेलेवेंट जो पोर्शन है पैरा नंबर 107, 108 और 109 उस जजमेंट का, उसके अंदर उन्होंने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के जब सेक्शन 3 को हम पढ़ते हैं और सेक्शन 2Q को पढ़ते हैं और सेक्शन 2S को पढ़ते हैं, यानी मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को पढ़ते हैं, प्रेडिकेट ऑफेंस को पढ़ते हैं, अलॉन्ग विद शेड्यूल 1 गिवन बाय द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010, इन सब को मिला के पढ़ते हैं, तो मनी लॉन्ड्रिंग वो होती है जो कि शेड्यूल 1 के अंदर दिए गए ऑफेंसेस में से कोई ऑफेंस की एग्जीक्यूशन होती है और उसकी एग्जीक्यूशन के नतीजे में प्रोसीड आती है और उस प्रोसीड को ट्रांसफ़र किया जाता है, तो मनी लॉन्ड्रिंग होती है। उनने कहा कि जो शेड्यूल 1 के अंदर 98 ऑफेंसेस पीपीसी के दिए गए हैं और 23 स्पेशल लोकल लॉज दिए गए हैं, उन किसी में भी नॉन डिक्लेरेशन ऑफ एसेट फॉल नहीं करता। इससे ये बात समझ आई कि सिर्फ और सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसीड ऑफ क्राइम जो कमीशन ऑफ ऑफेंस, प्रेडिकेट ऑफेंस की कमीशन के नतीजे में होगी, वही मनी लॉन्ड्रिंग होगी। अब नाउ आई फील कन्वीनियंट टू कन्वे कि वाई रोल ऑफ पुलिस इज दैट मच इम्पोर्टेंट इन दिस रिगार्ड, कि अब जो प्रेडिकेट लफ्ज़ है, आई ट्राई टू पॉन्डर ओवर दिस वर्ड कि वाई स्पेसिफिकली दिस वर्ड हैज़ बीन यूज्ड बाय द लेजिस्लेचर, प्रेडिकेट। तो जब इसकी लेक्सिकोग्राफिकल वो चीज़ें देखी तो पता चला प्रेडिकेट का मतलब है बेस, प्रेडिकेट का मतलब है फाउंडेशन।
तो प्रेडिकेट ऑफेंस इन्होंने इसलिए रखा कि मनी लॉन्ड्रिंग जो है दैट बेसिस upon the offences figured in the Schedule 1 of Money Laundering Act 2010। अब पुलिस का रोल इसलिए अहम हो गया कि जहां से ये ऑफेंस जन्म लेगा वो ऑफेंसेस की कमीशन की इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही होती है। सर 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 इन्होंने भी नहीं किए एंड दे स्टूड अक्यूज्ड एंड ही इज एक्विटेड ऑनरेबली। तो ये तो डिस्प्यूट नहीं हो गया कोर्ट के अपने हवाले से। मैं सर इस हवाले से रिक्वेस्ट करता हूँ, एक बात तो ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 के हवाले से जो जजमेंट्स भी सर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 10 पे आया। मैं नैब में सर्व करता हूँ असिस्टेंट डायरेक्टर 4 इयर्स सर, तो 99 से लेकर 5-4 तक मैं रहा हूँ, तो मनी लॉन्ड्रिंग को अप्लाई करते थे वहाँ पे, तब ये एक्ट नहीं था। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सर, क्योंकि ये वाले जो सेक्शन आप बता रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग सर, ये नैब ऑर्डिनेंस में ऑलरेडी है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सर, नैब ऑर्डिनेंस इसीलिए जब एजेंसीज़ की तरफ मैं आता हूँ तो उसमें 5 एजेंसीज़ हैं जो इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑथोराइज्ड हैं इस मनी लॉन्ड्रिंग के तहत। उसमें नैब है, इनलैंड रेवेन्यू है, उसमें एंटी नारकोटिक्स है, उसमें FIA है और एक और है जिसमें पुलिस नहीं है। अब सर इस हवाले से एक बात तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग पे जो जजमेंट बेस्ड ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो इवॉल्व अभी नहीं हुई। फॉर एग्ज़ाम्पल इस हवाले से कोई एक भी आप जजमेंट नहीं दे सकते जिसमें ट्रायल कंक्लूड हो के एपीलेट फोरम पे गया हो और वहाँ पे जजमेंट आई हो। अभी तक आपको जितनी भी ज्यूरिस्प्रूडेंस मिलेगी वो एट द स्टेज ऑफ बेल मिलेगी। इस हवाले से मैं गुजारिश करता हूँ, अभी मरियम नवाज़ का जो केस है यहाँ पे जो बेल हुई है हाई कोर्ट से, उसमें भी जो टैक्स एवेजन का था सेक्शन, उसमें उन्होंने 2016 के अंदर इंसाइड किया इसे। अब वहाँ पे जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब थे उनके वकील, उन्होंने जो मेन थ्रस्ट ऑफ आर्गूमेंट था उनका वो यही था कि रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट नहीं हो सकता। आपने इस तरीके शेड्यूल में 2016 के अंदर डाला है, इस पे एलेज आप कर रहे हैं पहले से, तो रेट्रोस्पेक्टिव इसका इफ़ेक्ट नहीं हो सकता और इस बुनियाद पे बेल ग्रांट की गई। अभी तक इसलिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि ये पहली जजमेंट है जिसके अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन को डिस्कस किया गया है, क्योंकि बेल स्टेज पे कोर्ट्स आर नॉट सपोज टू डिफाइन द थिंग्स और इंटरप्रेट द थिंग्स। इंटरप्रिटेशन जब भी आती है वो एपीलेट फोरम पे उस वक्त आती है जब उन्होंने अपने ट्रायल कंक्लूड होके ऊपर जाता है तो फिर वो अपनी इंटरप्रिटेशन देती हैं। जो बेल स्टेज पे चीज़ें बड़ी लिमिटेड होती हैं, वहाँ पे आप उस तरह इंटरप्रिटेशन चीज़ों की नहीं देते। तो ये जो सर आप कह रहे हैं कि इससे पहले भी अप्लाई होता था, कुछ चीज़ें एंटी नारकोटिक्स के अंदर भी हमें वो मिलती हैं जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब एंटी नारकोटिक्स 1997 हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर एक मैंडेटरी प्रोविजन है कि अगर कोई भी हैवी किस्म की ट्रांजैक्शन बैंक्स के अंदर होगी तो बैंक्स रिपोर्ट करेंगे। अब फ्रैंकली स्पीकिंग सर कि मैं उस वक्त जब ये पढ़ता था तो मैं ये कहता था कि ये प्रोविजन इज़ अनकनेक्टेड विद द एंटी नारकोटिक्स, इसका इससे क्या ताल्लुक है, बैंक बीच में कहाँ से आ गया। जब ये मनी लॉन्ड्रिंग को मैंने पढ़ा है तो अब मुझे पता चला है कि वो कनेक्टेड किस वजह से थी कि नारकोटिक्स ही इसलिए उन्होंने कहा कि बैंक को अगर कोई हैवी ट्रांजैक्शन जो है वो आती है तो उसकी वो कंसर्न एजेंसी को, पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे कि ये ट्रांजैक्शन हमारे पास हुई है। तो उसका बुनियादी पर्पस यही था उसमें भी और अभी भी है कि अगर एक ट्रांजैक्शन होती है तो आप ये देखें कि ये ट्रांजैक्शन डर्टी मनी की तो नहीं हो रही। सॉरी टू ऐड हियर, ये सर यहाँ पे कराची में एक फेडरल मॉनिटरिंग एजेंसी काम कर रही है स्टेट बैंक के अंडर,
वो STR जनरेट करती है, दे आर बाउंड टू जनरेट दिस STR सस्पेक्टेड ट्रांजैक्शन रिपोर्ट जो है सर। अमेरिका में ये हर साल हर दिन तकरीबन 50,000 के करीब जो है होती है, लेकिन हमारे मुल्क में जब से ये बना है ये 10,000 से ऊपर नहीं गई। तो उनको चाहिए कि 10 लाख से ऊपर जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही है, उस एजेंसी का काम है वो पुलिस को बताए कि ये जो ट्रांजैक्शन हुई है इट इज़ इनकम्पैटिबल विद देयर प्रीवियस जो ट्रांजैक्शन है। तो वो सस्पेक्टेड जो ट्रांजैक्शन रिपोर्ट है उसके ऊपर आगे पुलिस का काम है कि उसको वो इन्वेस्टिगेट करे। सर वो पूछते हैं, लेकिन हमारे पास वो उसका डाटा नहीं आ रहा सर पुलिस के पास। सर क्या FBI के साथ कनेक्टेड नहीं सर, वो पुलिस की जो एजेंसी है ना CTD, उसके पास आना सर जरूरी है सर। नहीं सर, CTD के पास भी आना जरूरी है, टेरर फाइनेंसिंग के तो पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। CTD के पास सर वो उनके पास भी आना जरूरी आप FIA या FBI वो CTD को रेफर है। जी सर, वो CTD जो है वो पुलिस का एक यूनिट है सर, तो उनके पास आना भी जरूरी है। लेकिन एक बात हमें समझ नहीं आ रही सर। मनी लॉन्ड्रिंग तो पहले तो FIA वगैरह ये या नैब कर रहा है DDs को, ये कौन से अब ये कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये केस जो है ये पुलिस करेगी, ये FIA करेगी, ये नैब करेगी? सर ये नेक्स्ट ये सारी तमहीद के बाद जो गुजारिश मैंने करनी है ना वो यही इस तरफ ही सर आ रहा हूँ। वो रिक्वेस्ट सर ये है कि अब ने कहा कि जब बेस जो है मनी लॉन्ड्रिंग की ये ऑफेंसेस हैं जिनकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है, तो पुलिस जहाँ पर डिफरेंट एस्पेक्ट्स फॉर डिटेक्शन प्रिवेंशन कमीशन ऑफ ऑफेंस की कर रही होती है, एक पहलू और साथ इन्वेस्टिगेट करेगी कि ये इसके नतीजे में जो इसने फॉर एग्जांपल जिस तरह एक गैंग हम डेक्विट्स पकड़ते हैं और उनसे रिकवरी जो है वो करोड़ से ज़्यादा हो जाती है, ठीक। अब हमने ये देखना है कि ये जो मनी है इसकी मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हुई, एंड इफ़ वी सस्पेक्ट कि ये इसकी मनी लॉन्ड्रिंग हुई है तो फिर ये मैकेनिज़्म जो IG ऑफिस की तरफ से आया है हम उसका एक रेफरेंस बना के FIA को रेफ़र करेंगे। ये 10 साल से जो एक्ट है पुलिस पे इम्प्लीमेंट होकर मनी लॉन्ड्रिंग से पर्चे हो रहे हैं। सर नहीं, पुलिस ने आज तक पुलिस ने की है नहीं ये? सर मैं परेशान हो रहे हैं कि पुलिस का सर मैंने मेरा क्वेश्चन जो मैंने फॉर्मुलेट एक किया था वो ये किया था कि पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है तो फिर हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, यही मैं गुजार पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है। और वेरी इंटरेस्टिंगली इसका कोई भी ऑफेंस कॉग्निजेबल भी नहीं है, यानी इवन अदर एजेंसीज भी इसमें FIR नहीं देती अनटिल एंड अनलेस के दूसरे ऑफेंसेस साथ लगे होते हैं और इसका साथ ऑफेंस लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 9Cs का आप लगाया, एक मैं आपको कोयटा में एक जजमेंट मुझे पढ़ने का इत्तेफाक हुआ, कोयटा में उन्होंने ये चर्च पकड़ी और उसके साथ उन्होंने कुछ फॉरेन करेंसी पकड़ी, उन्होंने उस वक़्त 9C लगाया और साथ इसका ऑफेंस लगाया। इंडिपेंडेंटली ये नॉन कॉग्निजेबल है, इसकी FIR नहीं होती। और जहाँ तक पुलिस का ताल्लुक है पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी भी नहीं है, पुलिस का सिर्फ जो रोल है वो नहीं, मैं इस हवाले से बात कर रहा हूँ। मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंसेस को इन्वेस्टिगेट करने के हवाले से पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है। इसने सिंपल ये करना है कि कुछ इंडिकेटर्स ये IG ऑफिस की तरफ से शायद ज़िलों तक यहाँ से डिसेमिनेशन तो हुई है, इसकी शायद प्रॉपरली कन्वे नहीं हो सका। IG ऑफिस की तरफ से एक कॉन्सेप्ट पेपर जो है वो सारे ज़िलों को डायरेक्ट भी भेजा गया, हमें भी आया, हमने भी आगे फर्दर RPO साहब ने भिजवाया है सबको। उसके अंदर सर कहा कि जब एक इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं आप ऑफेंस और वो शेड्यूल ऑफेंस है मनी लॉन्ड्रिंग का जो 98 PPC के दिए गए हैं या स्पेशल एंड लोकल लॉज के अंदर जो दिए गए हैं, और उसकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करेगी तो उस वक़्त इस आस्पेक्ट को भी मद्देनज़र रखेगी कि ये जो एक ह्यूज अमाउंट है वो ह्यूज अमाउंट मनी लॉन्डर तो नहीं हुई उससे, जो कि इन ऑल प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं, तो आप फिर उस केस को रेफ़र करेंगे FIA की तरफ। वो एक मैकेनिज़्म है और कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं वो मैं आपके सामने सर रख देता हूँ। आप एग्जांपल लेना, ये जो केस बने हुए हैं, 82 पे या दूसरे लोगों पे, हो गया, ये हो गया,
उनके पास गवर्नमेंट के पास या नैब के पास कोई प्रूफ नहीं है कि इस तरीके से की गई है। वो सिर्फ ये हम चीज मान गया है ना, ये पहले इधर से गया तो बनाया ना, किस कंसेप्ट पे उन्होंने अपनी केस क्यों है, वो किस हद तक वो और कॉन्ट्रडिक्शन भी है सर। उस वाले केस में ये इस वाले केस में मैं सर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन उसका प्रूफ ही कोई नहीं है कि कैसे गई है। बिल्कुल। जब उन्होंने एक उधर कारोबार किया है या बिल्डिंग बनाई है तो ये एज्यूम कर लिया गया है कि पैसा उधर से कैसे पहुंचे। हालांकि गवर्नमेंट के पास या नैब के पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि ये ना उनके पास डॉक्यूमेंट प्रूफ नहीं है। उनके पास भी नहीं है कि How they were प्रॉपर्टी proving नया ना बोला जाए। मैं सर गुजारिश करता हूँ इस हवाले से। सवाल एक मटेरियल एविडेंस से कि जो इन्होंने प्रॉपर्टी बनाई है वो एग्जिस्ट करती है, वो जिस करती लेकिन है वो कानूनी सवाल है कि यार ये ये एग्जिस्ट करती है, ये डिस्प्यूटेड है कि ये इसमें सर एक इस हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इस लॉ के अंदर ये लिख दिया गया है कि प्रेडिकेट ऑफेंस जिसकी बुनियाद से वो प्रोसीड ऑफ क्राइम जो है वो जनरेट हो रहा है, उस ऑफेंस के अंदर कन्विक्शन होना ज़रूरी नहीं है। ये जो सर का सवाल है ना कि प्रूफ और उसका, ये मैं रीड आउट करता हूँ सर, इसकी एक्सप्लेनेशन 2 है। नहीं होगी तो फिर कैसे उसको रिसीव करें। मैं सर एक सेकंड। फॉर द पर्पज ऑफ प्रूविंग एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन द कन्विक्शन ऑफ एन अक्यूज फॉर द रिस्पेक्टिव प्रेडिकेट ऑफेंस शैल नॉट बी रिक्वायर्ड। उसकी कन्विक्शन होना भी इसमें ज़रूरी नहीं है। तो सर नवाशी वाले केस में तो कन्विक्टेड है, सर जाहिर हुआ है वो फॉरेनर, ये कन्विक्शन नहीं है। सर दो चीज़ों को ना हम थोड़ा इंटरमिंगल कर रहे हैं। हम confused हैं। आप सर ये एक ना जो लीगल ग्राउंड्स है वो हमें पता चलनी चाहिए। सिंपली एक है आपने ह्यूज ये नहीं है हमें कोई सर, ह्यूज अमाउंट जो है उसकी कोई लिमिट है कि जी सर। आईओ किस तरह मतलब कि आप एक देखें ना, तो ये चीज़ है ना कि कितनी अमाउंट हो सर। लेकिन कोई उसकी मिनिमम एक होनी चाहिए शराब, सर। उसके बाद पुलिस उसको जो है एप्लीकेट करे। ये जी सर। क्वेश्चन करने लगा था, देखिए ना एक नैब में आप उन्होंने लाइसेंस दे दिया है सर। अपावेटी तो 10 करोड़ से 10 करोड़ से अपाव जो होगा वो सिर्फ वो नैब टेक अप करेगी। पहले नैब तो कोई जमीन लेता था उसका भी कर देता था, वो एग्रीकल्चर करेगा। जी सर। इसी तरह पुलिस का इसमें इन्होंने कोई लिमिट की है कि मैं सर, कि इतनी मैं गुजारिश होगी, 5 ये प्रेडिकेट पुलिस ऑफेंस का जरा करेगी, जिक्र इतनी करें। होगी, नैब करेगी, इतनी होगी, एंटी करप्शन करेगी। एंटी करप्शन भी कर रही है ये जैसे सर ये मैं नहीं तो इसमें मनी लॉन्ड्रिंग गुजारती को तो कोई चीज़ नहीं है जहाँ तक मेरा ख्याल है। ये इलीगल मनी है कि ये कैसे ट्रांसफर होगा, वो कोई इलीगल ट्रांसफर कंसिडर करते हैं और उसको मनी लॉन्ड्रिंग का नाम है। सर मैं गुजारिश करता हूँ सर, कैसे होगा? इसके अंदर जो इनिशियली हमें इंस्ट्रक्शंस आई हैं आईजी ऑफिस की तरफ से वो 10 मिलियन का बताया गया है, 10 मिलियन और अबव। 1 करोड़ हाँ जी 1 करोड़, ठीक सर, 10 मिलियन और अबव। अब इसके अंदर फिर वैसे तो 98 ऑफेंसेस हैं, लेकिन आईजी ऑफिस ने हमें जो ऑफेंसेस भेजे हैं वो 23 हैं। ये सर ये जरा देखते 23 हैं। उनमें से पहला 302 है पनिशमेंट फॉर कत्लेआम, 337 है काजिंग हर टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन और टू कंपेल रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी, 243 से 348 तक जो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट और रॉन्गफुल रेस्ट्रेशन के हवाले से हैं, रेस्ट्रेंट के हवाले से हैं, 365 किडनैपिंग के हवाले से, 365 किडनैपिंग फॉर अबडक्टिंग रैंसम, 366 प्रोक्योरिंग माइनर गर्ल, 366B, 367, 371, 371B, इस तरह सो फोर्थ ये 23 उन्होंने दिए हुए हैं सर। ये हम दोबारा फिर सर भिजवा देंगे डिस्ट्रिक्ट में, पहले भी भिजवाया हुआ है। अब इन्होंने कुछ मेजर इंडिकेटर्स बताए हैं कि जब एक आईओ तफ्तीश कर रहा होगा तो वो अपनी ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अगर ये चीज़ें देखता है तो वो फिर और उसके साथ सब्जेक्ट टू द अमाउंट ऑफ 10 मिलियन 1 करोड़ की वो समझता है तो फिर ये रेफ़र किया जाएगा। उसमें से पहला क्या है, द सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द अक्यूज इज़ ड्यूबियस एंड इज़ नॉट इन लाइन विद द प्रोफाइल। आप एक अक्यूज़ को जब इंटेरोगेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये चीज़ें सरफेस होती हैं इंटेरोगेशन के दरमियान, इन्वेस्टिगेशन के दरमियान कि इसका
जो स्टेटस क्या है माशरे के अंदर, इसका सोर्स ऑफ अर्निंग क्या है, तो उससे अंदाज़ा हो जाता है कि अगर ये मैच नहीं कर रहे तो फिर आप रेफ़र कर सकते हैं। लेकिन अगेन 10 मिनियल की जो शिक है वो ज़रूरी है। इसी तरह द एक्यूज इज एसोसिएटेड विद हाई रिस्क प्रोफेशन सच एज रियल एस्टेट, ट्रैवल एजेंसी, जेम्स एंड ज्वेलरी, मनी चेंजर, कस्टम क्लियरिंग एजेंट। इसी तरह सर अगर एक्यूज इज़ वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स, द फंड्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन बिलोंग टू समवन एल्स। हवाला हुंडी में अगर बंदा कोई कर रहा है काम, उसके अलावा नारकोटिक्स में कर रहा है, अल्टरनेटिव रेमिटेंसेस जो तरीक़ाकार अपना रहा है। ऐड करूँगा जी जी सर, ये जो टेरर फाइनेंसिंग थे ना सर, उसमें जब ये बहुत सारी चीज़ें सामने आई थी तो ये भी सामने बात आई थी कि जितने भी टेररिस्ट हैं वो अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रियल एस्टेट में कर रहे हैं या जेम्स एंड गोल्ड के बिजनेस में कर रहे हैं। तो हम लोगों ने उस दौर में ये फोकस किया था। हमारे रडार पे एक बंदा आया था जो डिफेंस लाहौर में कारोबार कर रहा था प्रॉपर्टी का, और वो 4 शेड्यूलर था सर, 4 शेड्यूलर था। और उसके पास जितनी भी मनी थी उसमें से सर जब हमने उसको इंटरोगेट किया, उसको पकड़ा और उसके बाद उसकी सारी ये चीज़ें सरफेस हुई तो बहुत सारी चीज़ें जो है सर उसके पास जो थी वो मनी प्रोसीड जो थी एज अ रिजल्ट ऑफ किडनैपिंग फॉर रेंसम थी सर। तो ये जो रेफरेंस की बात कर रहे हैं, कोई भी ऐसा प्रेडिकेट ऑफेंस जिसको हम इंटरोगेट करते हैं तो उसकी जो मनी है या उसके जो नॉन रिसोर्सेज हैं वो इनकम्पेटेबल हैं विद हिज वो जो है उसकी कमाई के जो ज़राए हैं, तो उसका रेफरेंस फाइल बनाया जाएगा इस एक्ट की रोशनी में। जी सर, नहीं सर, FATF जो है वो तो इंटरनेशनल वॉच डॉग है ना हम सर। पुलिस का कर रहे हैं वो प्रेडिकेट ऑफेंस जिसके नतीजे में हमें एक बंदे के मुलजिम के पास इतने पैसे मिल जाते हैं या उसकी वो जो जुर्म है उसके नतीजे में जो वो पैसे हैं और वो पैसे रिकवर नहीं होते और ये इंसाफ होता है कि इसने ये प्रॉपर्टी खरीद ली है या ये बिजनेस में इसने लगा दिया ये प्लान, तो उसका सर रेफरेंस जो है वो पुलिस वाले बना के भेजेंगे थ्रू प्रॉपर चैनल। तो फिर आगे जो IGP का ऑफिस है वो उसको जहाँ भी प्रॉपर समझेगा वो भेज देगा, लेकिन दैट मनी शुड बी मोर देन 1 करोड़, एक 10 मिलियन से ज़्यादा होना चाहिए। ये सर रेफरेंस बेसिकली इस बेस पे बनेगा पुलिस की तरफ से। इसमें सर आखिरी बात मैं गुजारिश करना चाह रहा हूँ वो ये है कि अब ये जो मनी लॉन्ड्रिंग है ये होती कैसे है, इसके जो तरीक़ाकार बयान किए जाते हैं वो 3 बताए जाते हैं, एक प्लेसमेंट, एक लेयरिंग और एक इंटीग्रेशन। अब प्लेसमेंट में क्या होता है, प्लेसमेंट की मुख्तलिफ एग्जांपल्स हो सकती हैं, लेकिन एक एग्ज़ाम्पल मैं आपके सामने रखता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक बंदा जो है वो फ्रॉडस्टर है, बहुत सारे फ्रॉड कमिट करता है, बैंक फ्रॉड मुख्तलिफ तरीके से सारा कुछ करता है, या सपोज़ कि वो टैक्स इवेजन करता है। अब उसको वो ये सारी जो प्रोसीड ऑफ क्राइम उसने हासिल की है उसको वो वाइट किन तरीक़ों से कर सकता है। एक तरीक़ाकार ये भी हो सकता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि उसने जो भी प्रोसीड ऑफ क्राइम आई है टैक्स अवेजन तो वाइट कभी भी नहीं हो सकता सर, इसको तो ये तो ब्लैक ही नहीं, ये इस क्राइम में तो आती नहीं। टैक्स अवेजन जो है सर वो तो अलग चीज़ है, इसमें कैसे फॉल करेगी। सर मैं गुजारिश करता हूँ वो तो नजर भी आ रही है इसमें टैक्स अवेजन टैक्स नहीं आए सर, गुजारिश बल्कि आप हैरान होंगे कि यूके उसकी बड़ी एग्जांपल दी जाती है कि इतने लोग कहते हैं उधर टैक्स। सर ऑन द लाइटर नोट वो टैक्स इवेजन ही क्या जिस जो नज़र आ जाए। अच्छा बात होगी ना, टैक्स अवेजन तो नजर आती है, तो ये विजिबल हो गई है। मैं आप देखें ना लोगों की इनकम क्या है और टैक्स क्या है। मैं सर गुजारिश करता हूँ, अब ये जो टैक्स इवेजन है ये इसी तरीके से की जाती है कि नज़र ना आए। इसकी एग्ज़ाम्पल इस तरह हम ले सकते हैं कि एक बंदे के पास बहुत सारी प्रोसीड ऑफ क्राइम है, उसने अब उसको डर्टी मनी को वाइट कैसे करना है। वो कहते हैं कि सबसे पहले जो प्लेसमेंट में वो काम करता है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनके अंदर अपनी मनी को एंटर करता है। कैसे करेगा वो, सपोज़ कि वो एक बिज़नेस करता है, एक बार्बर की शॉप, लेकिन इसमें शर्त ये है कि वो कैश बिज़नेस करेगा। कोई भी जो बिज़नेस करेगा वो कैश बिज़नेस करेगा। सपोज़ के पोश एरिया में अगर इस्लामाबाद की बात करें तो जो ब्लू मार्केट है वहाँ पे कोई वो खोल लेता है बड़ी बार्बर की शॉप या कोई इस तरह का और कोई बिज़नेस शुरू कर लेता है, उस पर कोई बंदा आ जा नहीं रहा। वहाँ पे वो रेंट कितना पे कर रहा है, 1 मंथ का 4 लाख 5 लाख 10 लाख पे कर रहा है। ठीक सर, उससे अर्निंग उसे कुछ नहीं हो रहा लेकिन पे किए जा रहा है। अब उसकी जो
प्रोसीड ऑफ क्राइम है वो अपनी जगह पे मौजूद है। अब वो क्या करेगा कि अपने बिजनेस को शो करेगा जिस पे वो 10 लाख रुपया पर मंथ दे रहा है। जब 10 लाख रुपया पर मंथ दे रहा है तो कैश में आ रहा है जिसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। अगर एक बार्बर के पास बंदा जाता है तो उसने पैसे कैश में ही देने हैं। तो अब वो वहाँ पे नफ़ा भी अपना शो करेगा इतना। जब वो नफ़ा शो करेगा तो उसके बाद वो बताएगा, उसको डिक्लेयर करेगा, लेकिन ये वाली को वो ब्लैक को वाइट इस तरीके से कर रहा है। यहाँ पे वो टैक्स भी देगा कि इस बिज़नेस से इतना रेंट गया है, इतने मुझे पैसे आए हैं, जबकि हकीकत में वो फेक बिज़नेस है, उसकी कोई अर्निंग नहीं है। लेकिन ये वाली ब्लैक जो है वो यहाँ पे शो कर गया है। दिस इज़ दी फर्स्ट एग्जांपल जो कि प्लेसमेंट की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद लेयरिंग क्या है? लेयरिंग कहते हैं कि ये कम्प्लेक्स मेथड है अपनी मनी को छुपाने का। इससे वो क्या करता है, वो जो पैसे अब आए हैं उसको टैक्स के बाद, उसको मज़ीद वो पर्दे उस पर कैसे डालेगा कि वो बाहर के मुल्क किसी शेल कंपनी में इन्वेस्ट कर देता है जो कि फेक है। वहाँ पे वो इन्वेस्ट करता है, वहाँ पे फिर प्रॉफिट अपना शो करता है। अब उसकी प्रोसीड ऑफ क्राइम यहाँ पे कुछ और बच गई है जिसको वो मज़ीद वाइट करना चाह रहा है। अब वहाँ पे उसने वहाँ पे भेज दी, वहाँ से अब वापस मंगवाएगा प्रॉफिट के साथ। अब यहाँ पे जितनी भी जमाशुदा क्राइम प्रोसीड थी उसको वो वाइट कर गया। अब जब ये यहाँ पे आके वापस आई है तो अब वो कहीं पे भी इंटीग्रेट कर सकता है वापस जो भी फाइनेंशियल सिस्टम किसी मुल्क है। वो तरीके आगे लीगली अडॉप्ट कर रहा है, लेकिन पीछे जो इलीगली अक्वायर्ड मनी थी जिसको हम डर्टी मनी या ब्लैक मनी कर रहे हैं, इस तरीके से प्लेसमेंट के ज़रिए, लेयरिंग के ज़रिए और फाइनली बाय इंटीग्रेटिंग टू दी फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री, उसको जो है वाइट कर लेगा। तो इसलिए ये नंबर ऑफ़ एजेंसीज़ लॉ ने दी, और अभी जो है वो प्रेडिकेट ऑफेंसेस के हवाले से जो पुलिस का रोल भी कह रहे हैं इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, वो इसी हवाले से होता जा रहा है कि हमने डिफरेंट स्टेप्स पे और स्टेजेस पे इनको डिटेक्ट करना है। क्योंकि वो इस तरीके से करते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब ही ये है कि वो इस तरीके से करते हैं कि उसकी ओरिजिन को ऑब्सक्योर करते हैं और इस तरह दिखाई देते हैं कि जो इलीगल है वो लीगल नज़र आए। तो अब ये कुछ सर ये प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी जो लॉ में लिखा हुआ है एफआईए और बाकी अदर इदारे हैं, सर, पुलिस का जिक्र नहीं है। पुलिस सर, क्या हम इसमें आ सकते हैं? अगर आ सकते हैं तो कैसे आ सकते हैं? सर यही मैंने सर पहले रिक्वेस्ट की है कि मनी लॉन्ड्रिंग को जब हमने डिफ़ाइन किया है तो मनी लॉन्ड्रिंग हमने ये कहा कि ये अक्वायरिंग, यूजिंग, ट्रांसफरिंग, मूविंग प्रोसीड ऑफ क्राइम है जो प्रेडिकेट ऑफेंसेस से हासिल होती है। सर लिखा हुआ है डेफिनेशन में जे में इन्वेस्टिगेटिंग और प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी, सर उसमें लिखा हुआ नैब हो सकती है, एफआई हो सकती है। एग्जैक्टली सर, पुलिस का कहीं मेंशन नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं सर आंसर कर लूँ। एक्ट के तहत है जो नया लॉ है मैं सर एक तो ना ये वाइट कॉलर क्राइम क्या होता है, और सबसे मुश्किल जो दुनिया में काम है ना, ये वाइट कॉलर क्राइम को डिटेक्ट करना। सर आया पुलिस ये इतना काम कर सकती है जो पहले उसकी जो इतनी है और इतने जो इदारे बने हैं वो फिर किसके लिए बने हैं, ये भी काम पुलिस। सर पुलिस इज़ नॉट सपोज टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट टू रेफर द मैटर के ये सस्पेक्ट हम कर रहे हैं कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है। जब प्रेडिकेट ऑफेंस की आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है, एक एस्पेक्ट को और मद्देनजर रखते हैं कि इसके अगेंस्ट जो इन्होंने पैसे प्रोसीड ऑफ क्राइम आई है वो गई कहाँ पे है। अगर आपको ये शक होता है कि ये मनी लॉन्डर हुई है तो आप सिंपल रेफरेंस बना के कि इस बुनियाद पे हमें ये लग रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, आप एफआईए को रेफ़र कर दें कि हमारा रोल सिर्फ इतना है। पहले भी वही करते हैं। अब कोई क्या हमने काम अभी किया तो पहले हम करते ही हैं। इससे पहले करते हैं सर। जी करते हैं। बहरहाल ये कुछ नया करना है तो वो बताएं। नया बताया इसमें क्या सर ये इसका जो रेफरेंस है ये पूरी दुनिया में ना ये बात सुने पूरी दुनिया में मैं तकरीबन हर रोज एक चीज देखता हूँ।
वाइट कलर क्राइम के लिए अलग एक डिपार्टमेंट होता है जो रेगुलर लॉ एंड ऑर्डर वाले होते हैं, वो वाइट कलर क्राइम होते हैं। ठीक हो गया। तो सर ये आपके पास पहुंचा है ये रेफरेंस एंटी मनी लॉन्ड्रिंग आईजी ऑफिस की तरफ से पहुंचा है ना सर? इसी को अभी ये बड़े लेवल पे ये फील किया गया है कि ऐसा होना चाहिए। पीपी ऑफिस में भी उन्होंने यूनिट बना दिया, आगे सीपी ऑफिस में भी ये बनाने जा रहे हैं कि ताकि ये एक इसका एक कॉब वेब टाइप बने कि कोई भी इस तरह का बंदा जो केसेस इनको रेफर करेंगे फिर वो जिस एजेंसी को भेजेंगे। हाँ जी बिल्कुल। तो ये सर सबमिशन थी। थैंक यू सो मच।